वेलकम टू ध्रुव स्टडी। आज 20 मार्च है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इसके साथ ही जॉब, एजुकेशन और इतिहास में आज के दिन की मुख्य घटनाओं की। जैसा कि कवर में आप देख रहे हैं, ये सुनीता विलियम्स है, ये झांसी की रानी है, ये गोरैया है। सुनीता विलियम्स 19 मार्च को अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौटी, 9 महीने बाद। आज विश्व गोरैया दिवस है, वर्ल्ड स्पैरो डे। 2010 से हर साल 20 मार्च को यह दिन मनाया जाता है। नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने इसे शुरू किया था। गोरैया की घटती संख्या पर फोकस करने के लिए यह अभियान चलाता है। ये अभियान चलता है भारत में, खासकर शहरी इलाकों में ये पक्षी कम हो रहा है। राजस्थान में भी कई जगह जागरूकता कार्यक्रम होते हैं। इससे बनने वाले दो क्वेश्चन हैं, गोरैया को कहाँ का राज्य पक्षी घोषित किया गया है? तो ये आंसर है दिल्ली 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में गोरैया दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आई लव यू लव स्पैरो। ये है गोरैया। इसे हाउस स्पैरो भी कहा जाता है। ये घरों में रहती थी। अब आजकल बहुत सारी अ, समस्याओं के कारण, जैसे कीटनाशक का छिड़काव हो गया और जो मोबाइल वेव्स हैं उनकी वजह से, कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये विलुप्त हो गई है। इसको बचाने के लिए काफी प्रोग्राम्स चल रहे हैं अलग अलग स्तर पे। आज के दिन 2003 में इराक युद्ध की शुरुआत हुई थी। अमेरिका और उसके सहयोगियों ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने इराक पर हमला किया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत बगदाद पर बमबारी हुई। सद्दाम हुसैन पर विनाशकारी हथियार रखने का आरोप था, जो बाद में गलत साबित हुआ। हमला रात 9 बजे शुरू हुआ। टॉम हॉक मिसाइलों और हवाई हमलों के साथ यूएन की मंजूरी नहीं थी, इसलिए विवाद हुआ, लाखों लोग मारे गए और मिडिल ईस्ट अस्थिर हो गया। भारत और ईरान के संबंधों को समझेंगे। ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो भारत और ईरान के व्यापारिक संबंध है। 1952 में भारत में भारतीय दूतावास खुला और भारत ने 2003 में इराक युद्ध का विरोध किया। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की बात करें तो इराक भारत को कच्चे तेल का प्रमुख आपूर्ति करता है, जबकि भारत फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और टेक्सटाइल निर्यात करता है। 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार $34 बिलियन से अधिक था। ऊर्जा सहयोग की बात करें तो भारत अपनी 23% कच्चे तेल की जरूरत इराक से पूरी करता है और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ओवीएल व इंडियन ऑयल आईओसी जैसी कंपनियां इराक में निवेश कर रही है। सांस्कृतिक सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध के बारे में समझेंगे तो बात करते हैं, तो भारत इराकी छात्रों को छात्रवृत्ति देता है और आईसीसीआर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक व शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। सुरक्षा और सहयोग के मामले में भारत इराक को आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग और प्रशिक्षण देता है, साथ ही रक्षा व सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। भारतीय प्रवासी और मानवीय सहायता के संबंध में इराक में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत हैं और भारत ने युद्ध व आपदाओं के दौरान इराक को सहायता दी है। यह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज ही के दिन 1856 में रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह शुरू होने के संकेत हुए थे। 20 मार्च को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की तैयारियां शुरू की थी। हालांकि 1857 में विद्रोह पूरी तरह भड़का, पर यह दिन उनकी रणनीति का हिस्सा था। ब्रिटिश ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़प लिया था। रानी ने अपने सैनिकों को संगठित करना शुरू किया और मेरी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतिहास में कई बार इतिहास से संबंधित जो औपनिवेशिक काल है उससे संबंधित ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समझेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नीति थी जिसे गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। इसके तहत यदि किसी रियासत का शासक बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी न सगे पुत्र के मर जाता था तो उसकी रियासत कंपनी के अधीन आ जाती थी। इसमें किसी राजा की संतान को
की कोई संतान नहीं होती थी तो वह दत्तक पुत्र अपनाता था, तो ब्रिटिश सरकार उसे मान्यता नहीं देती थी। इस नीति के कारण कई रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गई। इससे प्रभावित कई रियासतों को जैसे सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर और अवध इस नीति के तहत कंपनी के अधीन आ गए। झांसी 1853 में ब्रिटिश सरकार के अधीन आई। सतारा की बात करें तो 1848 में, संबलपुर 1849 में, नागपुर 1854 में और अवध 1856 में। अब विद्रोह का कारण इसमें ये रहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को राजा घोषित किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे अस्वीकार कर झांसी का विलय कर लिया, जिससे 1857 के विद्रोह में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने इस नीति को समाप्त कर दिया और भारतीय रियासतों को गोद लिए गए उत्तराधिकारियों को भी मान्यता देने लगी। जॉब एजुकेशन में पटवारी के लिए 2020 पदों की भर्ती है। एज लिमिट 40 साल है। आवेदन की लास्ट डेट 23 मार्च है। एग्जाम उसके 11 अप्रैल को होंगे। ड्राइवर के लिए 2756 पदों पर भर्ती है। इसके लिए 8वीं पास योग्यता है। वेट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट 40 साल है और आवेदन की लास्ट डेट 28 मार्च है। एग्जाम इसके 22 से 23 नवंबर को होंगे। INHM और MES के लिए 13,998 पदों की पर भर्ती है। इसके आवेदन की लास्ट डेट 19 मार्च थी, जो निकल गई। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए 2,756 पदों पर भर्ती है। एज लिमिट 40 साल है। लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा और देवनागरी लिपि का ज्ञान जरूरी है। आवेदन तिथि इसकी लास्ट 3 अप्रैल है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भर्ती निकली हुई है 1,057 पदों पर। एज लिमिट 40 साल है और संबंधित शाखा में BE और BTech की डिग्री आवश्यक है। आवेदन की लास्ट डेट 12 सितंबर है। करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, तो शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, 19 मार्च 2025 को अंतरिक्ष से लौटने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री महिला कौन है? तो इसका नाम है सुनीता विलियम्स। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से धरती पर लौट आई। क्रू 9 मिशन के तहत स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल ने उन्हें और उनके साथी बेरी विलमोर को फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित उतारा। यह मिशन नासा और स्पेस एक्स की साझेदारी का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसके साथ रक्षा समझौते पर साइन किए? तो ये है न्यूजीलैंड के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री 12 मार्च को न्यूजीलैंड गए थे, न्यूजीलैंड दौरे पर गए थे। न्यूजीलैंड आपको बता देते हैं, कहीं मैप लगा होगा न्यूजीलैंड कहाँ है। मैप नहीं लगा इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता में आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ मिलकर काम करने पर सहमति दी। मोदी ने न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा कॉलेजों में प्रशिक्षण और उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधि मंडलों के आदान प्रदान को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। यह समझौता ज्ञापन समुद्री सुरक्षा पर नियमित संवाद स्थापित करने और व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में 2025 के बजट सत्र में किस बिल को धर्मांतरण रोकने के लिए पेश किया गया? तो बिल है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक। यह फरवरी 2025 में पेश हुआ, मार्च तक ये पास हुआ। कपट से धर्मांतरण पर 10 साल की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है, यानी छल से, धोखे से प्रावधान किया गया है। राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 में किस दिन को राजस्थान दिवस घोषित किया गया है? तो यह है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा।
12 मार्च 2025 को ये बिल पास हुआ। पहले ये जो राजस्थान दिवस है 30 मार्च को मनाया जाता था। जो वृहद राजस्थान, जो एकीकरण राजस्थान का हुआ था, उसमें वृहद राजस्थान 30 मार्च को हुआ था, तो उस 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता था। लेकिन अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। अभी चैत्र चल रहा है, अभी चैत्र का कृष्ण पक्ष चल रहा है। अब शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नया साल मनाया जाएगा, नया साल राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 को किसने पेश किया? तो राइट आंसर है दिया कुमारी। 13 मार्च 2025 को पास हुआ। जीएसटी नियमों में बदलाव किया गया इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ग्राउंड वाटर बचाना और प्रदूषण को रोकना। ये बिल 19 मार्च को चर्चा हुई। आज 19 मार्च, कल 19 मार्च को इस पे चर्चा हुई और ये संभावित है कि ये पास हो जाएगा। हालांकि इस पर काफी विवाद हुआ है। विपक्ष ने काफी सवाल खड़े किए और इस पे हंगामा भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या पर क्या प्रस्ताव रखा गया है? तो इसमें रखा गया कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा। 19 मार्च को विधानसभा में बहस हुई, 2 छात्रों की आत्महत्या पर चिंता व्यक्त की गई। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 का इसको नाम दिया गया है। इसे डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा ने विधानसभा में पेश किया। राजस्थान विधानसभा में 2025 के बजट सत्र में किस क्षेत्र में फंड बढ़ाने की घोषणा हुई है? तो इसका राइट आंसर है शिक्षा और स्वास्थ्य। विनियोग विधेयक में पास हुआ है ये 12 मार्च 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मॉरिशस के बीच कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए? तो इसका राइट आंसर है 8। भारत और मॉरिशस के बीच अपराध जांच, समुद्री यातायात निगरानी, वित्त और महासागर अर्थव्यवस्था सहित 8 समझौतों पर ज्ञापन हुए हैं, ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये है मॉरिशस। तो ये मॉरिशस यहाँ है, ये छोटा सा ये बिंदु, यहाँ एक आइलैंड कंट्री है मॉरिशस। ये मेडागास्कर है और ये अपना इंडिया है। यहाँ आने के लिए सी रूट है और एयर रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में किस भारतीय संस्थान का उद्घाटन किया? तो यह है अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान। यह संस्थान मॉरिशस में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ग्रैंड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। दोनों देशों के बीच संबंध को समझेंगे। मॉरिशस और भारत के बीच जो संबंध है, मॉरिशस में भारतीय प्रवास 19वीं सदी में हुआ, जब ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय मजदूर वहां गन्ना उत्पादन के लिए भेजे गए। यानी 19वीं सदी में जब ब्रिटिश शासन काल था, जब गन्ना उत्पादन के लिए भारत से वहां मजदूर भेजे गए थे मॉरिशस में। अभी की बात करें तो मॉरिशस की 70% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है और वहाँ हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु जैसी भारतीय भाषाएं बोली जाती है। भारत ने मॉरिशस को आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के निर्माण में निरंतर सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। यह आयोजन 11 से 13 मार्च तक नई दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में किया गया। मार्च 2025 में बलूचिस्तान में यात्री ट्रेन को हाईजैक किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ब्लूच लिबरेशन आर्मी, BLA। ब्लूच लिबरेशन आर्मी ने 11 मार्च 2025 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में यात्री ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। ये इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। विवाद के कारण को समझते हैं, क्यों बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद है जबकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट है।
लेकिन इस पार्ट से पहले की क्या स्थिति रही है उसको जरा समझेंगे तो ये इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय बलूचिस्तान ने स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इसे अपने में मिला लिया। 1948 के बाद से बलूच राष्ट्रवादियों और पाकिस्तान सरकार के बीच संघर्ष चलता रहा है। बलूच अलगाववादी समूह बलूचिस्तान की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ग्वादर पोर्ट के विकास ने इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को और बढ़ा दिया है। यानी बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, जो ये कॉरिडोर बना है, जो चीन और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये। भारत CPEC का विरोध करता है क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK से होकर गुजरता है। भारत इसे संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में देखता है और वैश्विक मंचों पर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है। इसको मैप से समझेंगे। CPC का कॉरिडोर है, ये है आपके हम्म, ये चाइना का कासगर है। अब यहाँ से जो CPC का जो रूट बना हुआ है CPC का, वो ये रूट है और ये यहाँ से POK से होता हुआ, या सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये POK से होता हुआ आइसलैंड पाकिस्तान और ये यूं ग्वादर एयरपोर्ट पे आता है। इसका जो पाकिस्तान में इसका नाम है, नेशनल हाईवे का जो नाम है N35। N35 ये है, जो ये डायरेक्ट रूट है ग्वादर एयरपोर्ट के लिए। पाकिस्तान, ये चाइना और पाकिस्तान का जो रूट है ये। आगे समझते हैं भारत का बलूचिस्तान मुद्दे पर रुख। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान बांग्लादेश की स्वतंत्रता में मदद की, उसी समय बलूच राष्ट्रवादियों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि भारत ने तब खुलकर बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया। 2016 में PM मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया और वहां हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जताई। इस बयान के बाद पाकिस्तान ने भारत पर बलूच अलगाववादियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। ये यहाँ ग्वादर ग्वादर पोर्ट है, ये ग्वादर पोर्ट है, जो आपके गल्फ कंट्री से बिल्कुल गल्फ कंट्री में है। गल्फ कंट्री से गल्फ ऑफ ओमान में टच है। तो यहाँ से CPEC को कनेक्ट करने का, यानी ये व्यापार को बढ़ाने का लिए ये चाइना ने इसको डेवलप किया है और लगातार इसको डेवलप कर रहा है पोर्ट को। ऐसी योजना है कि दुबई के एयरपोर्ट जैसे इस पोर्ट को बनाने की योजना चल रही है और इस पे चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपने नाम में बदलाव कर इसे कॉमनवेल्थ स्पोर्ट करने की घोषणा की है। यह संगठन को एक खेल महासंघ से खेल आंदोलन में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होंडा कॉर्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं ताकाशी नाकाजिमा। 10 मार्च 2025 को होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने ताकाशी नाकाजिमा को 1 अप्रैल 2025 से होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है। यानी इसकी नियुक्ति 1 अप्रैल से मानी जाएगी। इससे पहले ताकुया तत्सुमुरा CEO थी। कंपनी का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी उत्पादन इकाई है जो राजस्थान के टपुकड़ा भिवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WMO ने वैश्विक जलवायु खुफिया को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है
आई क्लाइमेट एक्शन। मार्च 2025 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ ने आई क्लाइमेट एक्शन परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन, महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना और वैश्विक जलवायु लचीलेपन को बढ़ाना है। भारत सरकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उड़द के मुक्त आयात आयात को किस तिथि तक बढ़ा दिया है? तो ये है 31 मार्च 2026 तक, यानी 1 साल बढ़ा दिया है। आवश्यक दालों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने उड़द के मुक्त आयात को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। बात करें मसूर दाल पर 10% आयात शुल्क लगाया गया है और पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को 31 मई 2025 तक बढ़ाया गया है। अब मुक्त आयात की बात चल रही है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत की क्या स्थिति है, कौन से देशों से संबंध में है और किस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, कौन कौन से संगठन सक्रिय है, किस तरीके से हो रहा है, इन चीज़ों को समझना जरूरी है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं, एफटीए का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दो या अधिक देशों के बीच एक समझौता होता है जिसके तहत आपसी व्यापार में कस्टम ड्यूटी, टैक्स, टैरिफ और अन्य प्रतिबंधों को आंशिक या पूरी तरह से हटाया जाता है। इससे दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार आसान होता है और सस्ता हो जाता है। ये एफटीए दो प्रकार की होती है, एक होती है बायलेटरल और एक होती है मल्टीलेटरल। तो बायलेटरल तो होती है दो पक्षों के बीच और मल्टीलेटरल होती है कई पक्षों के बीच, यानी कई संघों के बीच या एक दो से अधिक संघों पक्षों के बीच में। तो बायलेटरल संधि में 4 संधि वर्तमान में भारत के साथ है, जिसमें भारत की सिंगापुर के साथ है, श्रीलंका, मलेशिया और यूएई के साथ में है। अब इसमें सिंगापुर और मलेशिया के साथ में तो सीईसीए टाइप की संधि है। सीईसीए क्या होता है? सीईसीए है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है, यानी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है जो एफटीए से एफटीए से बढ़कर है, यानी एफटीए से आगे। एफटीए में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें आयात और निर्यात में जो टैरिफ होती है, कस्टम ड्यूटीज होती है, इनमें छूट मिलती है या ये मुक्त, पूरी तरह से मुक्त होता है या आंशिक छूट मिलती है। लेकिन सीईसीए में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेट कोऑपरेट एग्रीमेंट है, इसमें माल, सेवाओं और निवेश के लिए व्यापार को सुगम बनाता है, यानी इसमें माल के साथ सेवा, निवेश, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है इसमें। यह है। भारत और सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने का एक बड़ा कदम था। भारत और सिंगापुर के बीच 2005 में, जून 2005 में एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद इससे पहले भारत और श्रीलंका के बीच एफटी हुआ था, जो ISFTA है, यानी इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2000 में, साल 2000 में हुआ था। इसके बाद हुआ सिंगापुर और भारत के बीच 2005 में। फिर इसके बाद 2011 में भारत और मलेशिया के बीच हुआ, ये व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता था, CECA। इसके बाद हाल ही 2022 में भारत और यूएई के साथ समझौता हुआ है। ये समझौता इन सब समझौतों से बढ़कर है। ये पहला ऐसे गल्फ कंट्रीज के साथ समझौता किया है भारत ने। इसमें CEPA का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये। इसमें कई सारे एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो भारत और यूएई के साथ मिलकर होगी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए, 1 मई 2022 से ये प्रभावी हुआ। यूएई के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, ये 18 फरवरी को हस्ताक्षर हुए थे 2022 में और 1 मई 2022 को ये प्रभावी हुआ। CEPA एक व्यापक व्यापार समझौता है जो केवल मुक्त व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निवेश, सेवाएं, कस्टम ड्यूटी में छूट, ई कॉमर्स, बौद्धिक संपदा यानी IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और MSME सहयोग जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं।
भारत का पहला व्यापार सीईपीए खाड़ी क्षेत्र यानी गल्फ में किसी देश के साथ हुआ। इस समझौते के तहत 2027 तक दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार $100 मिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं मल्टीलेटरल एफटीए की, जो कई देशों के बीच में है। पहले बात करते हैं आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौता, यानी आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 2010 में हुआ था। ये आसियान कंट्रीज हैं, उनके बीच आसियान कंट्रीज और भारत के बीच हुआ। अब आसियान कंट्रीज 10 सदस्यों का एक ग्रुप है जिसके बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। इसमें अ, इसको इसको नाम दिया गया आईएफटीए, आसियान इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें हुआ है व्यापार में टैरिफ कस्टम ड्यूटी को कम या समाप्त किया गया। दोनों पक्षों के निर्यात और निवेश को बढ़ावा दिया गया। आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया। अब आसियान कंट्रीज की बात करें तो साउथ ईस्ट कंट्री है। आसियान कंट्रीज में 10 कंट्रीज हैं जिनकी बात करेंगे। ये अपना भारत का लाल ईस्ट पार्ट है, जिसमें ये बांग्लादेश है। अब इसमें जो आसियान कंट्रीज में जो अ, है, ये म्यांमार, लाओस, ये थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, और ये यहाँ छोटा सा देश है, ये है ब्रुनेई। तो ये आसियान कंट्रीज हैं, इनके साथ में समझौता हुआ। कौन से साल में? साल 2010 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके साथ हुआ। साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं ये। इसके बाद आता है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी साप्टा। ये 2006 में हुआ था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक व्यापारिक समझौता है जिसे सार्क देशों के बीच आपसी व्यापार को सुगम बनाने के लिए किया गया। सार्क देश यानी 8 सार्क देश की जब बात आती है ना, तो 8 देशों का समूह है। ये समझौता 2004 में हस्तांतरित हुआ और 2006 में लागू हुआ। 16 नवंबर 1986 को बेंगलुरु में दूसरा सार्क सम्मेलन हुआ। भारत की बात करें तो सार्क सम्मेलन 1986 में दूसरा सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ, और 14वां जो शिखर सम्मेलन है वो 13 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में हुआ। अब साउथ एशियन जो सार्क के जो देश हैं, ये 8 कंट्रीज हैं जिनको अपन मैप में देख लेते हैं। ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और यहाँ ये आइसलैंड कंट्री है, मालदीव, छोटा सा यहाँ मालदीव है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान इसमें 2007 में शामिल हुआ। तो ये सब क्लियर है। सार्क कंट्रीज और ये है आसियान कंट्रीज। यानी बाइलेटरल संधि की बात आए तो आसियान बाइलेटरल संधि, इसमें तो 4 कंट्रीज के साथ है, सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया और यूएई के साथ में है। और ये बाइलेटरल संधि हो गया। मल्टीलेटरल संधि की बात करें तो दो दो ग्रुप के साथ, आसियान ग्रुप और सार्क कंट्रीज। आसियान ग्रुप में 10 देश है, और एशियन आसियान और ये जो आसियान कंट्रीज में 10 देश है, और ये जो दक्षिण एशियाई जो सार्क कंट्रीज है, इसमें 8 देश है। तो आज का यही समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी कंटेंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर आपको डिटेल से चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।